दोस्तों सभी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में आ रहे इस घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमाकांत रावत आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोताई में काम आने वाले चूने का सूत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं। ए CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, बी नंबर दिया गया है CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, सी नंबर दिया गया है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर चूना पत्थर, और डी नंबर दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से पोताई में काम आने वाले चूने का सूत्र कौन है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना है, शुष्क चूना, और जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो CaO प्लस H2 ये आपस में मिलकर के बनाता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि चूने का पानी कहलाता है, और इसी का उपयोग हम पोताई में करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, कास्टिक सोडा को अलसी के तेल के साथ गर्म करने पर जो यौगिक बनता है वह है। ऑप्शन दिए गए हैं ईंधन, बी ऑप्शन है उर्वरक, सी ऑप्शन है साबुन, और डी ऑप्शन है प्लास्टिक। कास्टिक सोडा को अलसी के तेल के साथ गर्म करना है तो जो बनता है, अब कास्टिक सोडा मतलब NaOH, और अलसी का जो तेल है वो एक फैट या वसा कहलाता है, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। अब कैसे बनेगा साबुन, यहाँ पर देख लेते हैं। साबुन का निर्माण किस टाइप से होगा। तो सबसे पहले तेल का फॉर्मूला देख लेते हैं। CH2O CO C17H35, सिंगल बॉन्ड CHO CO C17H35, और तीसरा होता है CH2O CO C17H35। ये एक स्टीयरिन का फॉर्मूला बताया हुआ है, और ये क्रिया करेगा NaOH से, और NaOH से क्रिया करने के बाद सोडियम NaOH के साथ जब ये क्रिया करता है तो ये बनाता है C17H35 COONA, जो कि एक साबुन है। साबुन का सामान्य सूत्र है, ये सूत्र है C17H35 COONA। अगर हम इसका सामान्य सूत्र लिखें तो RCOONA, ये इसका साबुन का सामान्य सूत्र हो जाएगा। और अगर
सोडियम है तो सोडियम है अगर तो ये कठोर साबुन बनाएगा कपड़े धोने का, और अगर सोडियम के स्थान पर पोटेशियम होता है तो वो मृदु साबुन नहाने का साबुन होता है। तो इसमें जब हम कास्टिक सोडा का अलसी के तेल के साथ गर्म करेंगे तो साबुन बनेगा और साथ में ग्लिसरॉल बनता है, और इस क्रिया को सावनीकरण कहते हैं, और ये हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक कौन सा होता है, तो आपको ध्यान रखना है निकेल जो है वो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? ऑप्शन दिए गए हैं मोतीझरा, बी ऑप्शन दिया है मलेरिया, सी ऑप्शन पीत ज्वर, और डी ऑप्शन हैजा। तो विडाल जो टेस्ट है वो किस रोग से संबंध रखता है, तो मोतीझरा, या इसको हम टाइफाइड भी कहते हैं, या इसको हम मियादी बुखार कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टाइफाइड है इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बताना है कि जो आंत है, इंटेस्टाइन है, ये टाइफाइड या मोतीझरा रोग में ये प्रभावित अंग होता है और ये मियादी बुखार कहलाता है। इसमें हल्के चकत्ते पड़ जाते हैं लाल रंग के। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए गए हैं फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, इवानोव्स्की, बॉक्समैन। तो प्रतिजैविक या जो एंटीबायोटिक जो शब्द है वो दिया था, आपके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? तो जो ऑप्शन है वो रहेगा बॉक्समैन। ये एंटीबायोटिक शब्द के प्रतिपादक हैं, जबकि जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक हैं इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलियम का निर्माण किया था। अगर पूछा जाए प्रथम प्रतिजैविक औषधि का निर्माण किसने किया था, तो वो है फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और प्रथम प्रतिजैविक औषधि कौन सी है, तो वो है पेनिसिलियम। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पेनिसिलियम है वो किससे प्राप्त होती है, तो वो एक कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है प्रतिजैविक औषधि, प्रथम प्रतिजैविक औषधि जो फ्लेमिंग ने बनाई हुई थी। इवानोव्स्की क्या है, इन्होंने वायरस की खोज की थी। और ल्यूवेनहॉक जो हैं, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। और बॉक्समैन ने प्रतिजैविक शब्द दिया हुआ था। तो इससे संबंधित ये प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है? आपने हीमोग्लोबिन शब्द तो सुना होगा। हीमोग्लोबिन स्तनधारियों के रुधिर में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, जिससे रुधिर का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, लेकिन लैग हीमोग्लोबिन के कारण भी लाल वर्णक ही उत्पन्न होता है, लेकिन किसमें? ऑप्शन दिए गए हैं कवक मूल में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में, कोलेरॉइड जड़ों में, अपस्थानिक जड़ों में। तो जो लैग हीमोग्लोबिन वर्णक है ये लेग्यूमिनेसी कुल जो दाल कुल है उनके पौधों की जड़ों में ही पाया जाता है। जैसे लेग्यूमिनेसी कुल की जो जड़ें हैं, ये मान लें जड़ें हैं, इनमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं जिन्हें रूट नोड या मूल ग्रंथिकाएँ या जड़ ग्रंथिकाएँ कहते हैं। इनमें एक जीवाणु, सहजीवी जीवाणु प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये जो राइजोबियम जीवाणु होता है यही इसमें एक वर्णक उत्पन्न करता है लैग हीमोग्लोबिन, जिसके कारण गांठों का रंग लाल होता है। तो ये दाल कुल के अंतर्गत चना है, मटर है, सेम है, जितने भी दालें हैं इन सभी के पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है। और कवक मूल माइकोराइजा एक कवक और उच्च श्रेणी के पौधों का सहजीवी संबंध है।
इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ब्यूटेन की, प्रोपेन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, मीथेन की। तो गोबर गैस कैसे बनती है? तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, गोबर है, मलमूत्र है, कूड़ा करकट है, इनको जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन किया जाता है, जिससे गैस उत्पन्न होती है और उस गैस का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे भोजन पकाने में कर सकते हैं, प्रकाश में कर सकते हैं। तो गोबर गैस में जो सबसे अधिक होती है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन CH4। ये ज्वलनशील गैस होती है और इसका उपयोग किया जाता है भोजन पकाने में। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वजनिकी के जनक हैं। स्वजनिकी के जनक हैं, ऑप्शन दिए गए हैं फ्रांसिस गाल्टन, हरगोविंद खुराना, F सेंगर, लुई पाश्चर। तो स्वजनिकी यूजेनिक्स के जो जनक होते हैं वो हैं फ्रांसिस गाल्टन। ये स्वजनिकी यूजेनिक्स के जनक हैं। स्वजनिकी यूजेनिक्स है क्या? तो एक बायोलॉजी की एक शाखा होती है और इसमें जीनों में परिवर्तन करके मानव के लक्षणों में सुधार किया जाता है। आनुवांशिकी का प्रयोग करके मानव के स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, सुधार लाते हैं। वो शाखा कहलाती है स्वजनिकी या यूजेनिक्स और इसके जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। हरगोविंद खुराना नाम सुना होगा, भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था। लुई पाश्चर नाम सुना होगा। लुई पाश्चर, इन्होंने पाश्चुरीकरण की जो क्रिया है वो लुई पाश्चर ने बताई हुई थी। और इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, लोहे का चुम्बक बनना, भोजन का पाचन। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अब जो भौतिक परिवर्तन है इसमें क्या होता है कि रंग रूप आदि परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन अगर हम परिवर्तन का कारण हटा लेते हैं तो ये अपनी पुनः वापस स्थिति में आ जाता है। जैसे जल का बर्फ में या जल का वाष्प में परिवर्तन हो, वाष्प को अगर हम ठंडा कर देंगे तो पुनः जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, एक बार परिवर्तन हो जाएगा तो पुनः अपनी स्थिति में नहीं आ सकते हैं, तो वो कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे दही का बनना, अगर दूध दही में परिवर्तित हो जाएगा तो पुनः दही में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो ये किसका हो जाएगा? रासायनिक का। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे जंग में परिवर्तित हो जाएगा। वायु है, नमी है, इनकी उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाती है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। लोहे का चुम्बक बनना, तो जब हम किसी लोहे पर चुम्बक को घिसते हैं तो वो लोहा भी चुम्बक की भांति कार्य करने लगता है, लेकिन पुनः वो लोहे में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो रहेगा ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी पदार्थों का पाचन हो जाएगा एक बार तो फिर वो दोबारा उसी रूप में नहीं आ सकते हैं, तो भोजन का पाचन भी रासायनिक। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा लोहे का चुम्बक बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रासायनिक संयोग के कितने नियम हैं? रासायनिक संयोग, कोई भी रासायनिक क्रिया होती है वो एक निश्चित नियमों के अंतर्गत होती है, जिसे रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। और रासायनिक संयोग के जो नियम हैं वो होते हैं 5। तो कौन कौन से रासायनिक संयोग के नियम होते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसे द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, लेवाइजी ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गैलुसैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम। जो गुणित अनुपात का नियम है वो दिया था किसने? डाल्टन ने। और जो स्थिर अनुपात का नियम है, स्थिर अनुपात का नियम है वो दिया था किसने? लेवाइजी ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम, और प्राउस्ट ने दिया था तुल्य अनुपात का नियम, और
गैलुसाक ने दिया था गैसीय आयतन संबंधी नियम, और ये इस टाइप से दिए गए थे। तो कितने नियम थे? 5 नियम, रासायनिक संयोग के 5 नियम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक धातु के सल्फेट का सूत्र M2SO4 का होल थ्राइज है, इसी धातु के फॉस्फेट का सूत्र होगा। एक धातु के सल्फेट का सूत्र M2SO4 का होल थ्राइज है, इसी धातु के फॉस्फेट का सूत्र बताना है। तो सबसे पहले M यहाँ पर क्या है? तो M मेटल है, धातु है, इसकी पहले हमें संयोजकता निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर M लिख लेते हैं और यहाँ पर SO4 लिख लेते हैं, और जो M में परमाणु लगे हुए हैं वो इसके ऊपर, और 3 लगे हुए हैं SO4 में तो वो इसके ऊपर, अर्थात जो M की संयोजकता है वो रहेगी क्या? कोई भी यौगिक है वो धन और ऋण आयनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें M जो धातु है, मेटल है, इसकी संयोजकता 3 निकली, तो M ट्रिपल पॉजिटिव होगा। अब जब हम धातु की संयोजकता निकाल लेंगे तो इससे हम किसी भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर M की संयोजकता 3 हो गई, तो M आ जाएगा, M लिखेंगे। और किसके साथ यौगिक बनाना है? फॉस्फेट के साथ। तो फॉस्फेट का सूत्र होता है PO4 ट्रिपल नेगेटिव। तो इसका कितना आ जाएगा? M की 3 संयोजकता है और फॉस्फेट की भी 3 संयोजकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा M3 और PO4 3, मतलब तीनों ही 3 हैं। M3 भी है और PO4 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा जो फॉर्मूला होगा फॉस्फेट का, जो सूत्र बनेगा यहाँ वो होगा MPO4। MPO4 देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा। MPO4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर जो B रहेगा वो सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किन्हीं 2 गैसों के मिश्रण गतियों का अनुपात 3:2 है तो इनके अणुभारों का अनुपात क्या होगा? तो ये मिश्रण की गतियों का अनुपात दिया गया है। मिश्रण की गति मान लेते हैं हम R1 अनुपाते R2, ये दिया गया है अपन को 3:2 दिया गया है। और अणुभारों का अनुपात निकालना है। तो अणुभारों का जो अनुपात है वो है M1 अनुपाते M2, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क। जो ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार ही आता है, ग्राहम का जो विसरण नियम है। तो अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा उसके हिसाब से हमें निकालेंगे। तो फॉर्मूला रहेगा R1/R2 बराबर रूट M2/M1। इसमें मान रखेंगे और इसी से निकलेगा। तो R1/R2 दिया गया है 3:2 बराबर M2 निकालना है, तो M2/M1। रूट हटाएंगे तो इस पर वर्ग आ जाएगा, तो जो रहेगा रूट हटाएंगे M2/M1 में से, तो ये आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर बराबर M2/M1। 3 त्रिका 9 और 2 2 4 हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा M2/M1। अब अपन को इसको पलट देना है, तो आ जाएगा M1 अनुपाते M2 बराबर आ जाएगा, इसको भी पलट देंगे तो आ जाएगा 4:9। तो जो इसका जो आंसर होगा ये रहेगा, अणुभारों का जो अनुपात रहेगा वो रहेगा 4:9, 4:9 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन, एल्काइन ये आपने पढ़े होंगे। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, ऑप्शन दिए गए हैं CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n,
CnH2n-2। तो जो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा ये होगा CnH2n+2, जहाँ पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। जैसे हम कार्बन परमाणु की संख्या अगर हम यहाँ पर फर्स्ट रखते हैं तो बनेगा C, और यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे, 2 एकम 2 + 2 तो हो जाएंगे 4, CH4 जो रहेगा मेथेन, फिर आ जाएगा C2H6, ऐसे बढ़ते जाएंगे, 3 रखेंगे अगर आ जाएगा C3H8। तो इसमें कार्बन से हाइड्रोजन की जो संख्या है वो दोगुने से 2 अधिक होगी। तो ये मेथेन है, एथेन है, ये प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ऐसे बनते जाएंगे। तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसके बाद इसमें आ जाएगा एल्कीन। एल्कीन में कार्बन परमाणु की संख्या से दुगनी हाइड्रोजन परमाणु की C4H8 होगा। और ये एल्काइन का सूत्र है, इसमें 2 कम होती है, C3H, इसमें से आ जाएगी 2 कम, तो यहाँ आ जाएगा C3H4, जिस टाइप से बनेगा। और ये वाला जो सूत्र है ये रहेगा एल्किल का। एल्किल का इसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु कम रहता है। तो एल्केन है ये नंबर का, ये एल्किल है, ये वाला रहेगा एल्कीन, और ये रहेगा एल्काइन। तो ये चारों के फॉर्मूला हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में बनने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था गिर, कांजीरंगा, कान्हा, जिम कॉर्बेट। तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो रहेगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसको पहले हिल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। ये उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है और इसमें बाघ है, तेंदुआ है आदि जानवरों को इसमें पाला जाता है। फिर इसके बाद कांजीरंगा ये असम का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 1 सींग वाले गैंडा हाथी इसमें पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें बब्बर शेर प्रमुख रूप से रखे गए हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में बनने वाला जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वातावरण में अधिक होती है? ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये चारों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन हमें बताना है सबसे अधिक मात्रा में इनमें से कौन सी होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो ग्रीन हाउस गैस होती है वातावरण में वो है CO2, लगभग 60% ये सबसे अधिक होती है। दूसरी जो ग्रीन हाउस गैस रहेगी वो मीथेन रहेगी, CH4, ये लगभग 20% होती है। तीसरे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये लगभग 14% होती है। और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड 7-8% होती है। जलवाष्प ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। तो सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो 60% पाई जाती है। और क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, ये मुख्य रूप से ये सबसे घातक है ओजोन परत के लिए, और ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि से मुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा सबसे अधिक वातावरण में जो गैस पाई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिनीमाटा या मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? तो मिनीमाटा कैडमियम CD, मरकरी Hg, लेड Pb या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मिनीमाटा जो रोग है वो होता है मरकरी या पारा, इसको कहते हैं पारा या मरकरी धातु से ये रोग होता है। और ये लगभग 1932 में ये जापान में ये फैला हुआ था। और इसमें
जो एक फैक्ट्री थी उसके अपशिष्ट पदार्थों को नदी में डाल दिया जाता था, जिसके कारण जो पारा है वो मछलियों के शरीर के अंदर चला गया और उन मछलियों को खाने से इस प्रकार का जो मिनीमाटा रोग है वो उत्पन्न होता है। मिनीमाटा रोग में पाचन संबंधी जो रोग हैं वो सभी रोग हो जाते हैं रोगी को। तो मिनीमाटा रोग में पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है और लीवर डैमेज हो जाता है और अपंगता भी आ सकती है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं मिनीमाटा रोग के। जापान में ये महामारी थी और इससे लगभग 2000 लोग लगभग मारे गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर से पारा एकदम नीचे गिरता है तो ऑप्शन दिए गए हैं। मौसम साफ रहता है, भविष्य में वर्षा होने की संभावना होती है, आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बैरोमीटर का अगर पारा HG अचानक नीचे गिरता है तो उससे आंधी या तूफान आने की संभावना होती है, और अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो भविष्य में वर्षा होने की संभावना होगी, और यदि ऊपर की ओर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है। तो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इनमें से कोई नहीं। तो जो कैंची है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक सरौता आ जाएगा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा आ जाएगा। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की विशेषता क्या है? तो आपने देखा होगा कैंची इस टाइप से बनती है। यहाँ हम पकड़ते हैं, कैंची में देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम भार रखते हैं और यहाँ पर हम बल लगाते हैं। यहाँ पर आलम्ब होता है। यदि आलम्ब बीच में भार यहाँ पर और यहाँ पर बल लगाया जाए तो इस टाइप से प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं ये। तो जो कैंची है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ जाती है। इसके बाद चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश वर्ष मात्रक है प्रकाश का, वेग का, द्रव्यमान का, दूरी का। तो इसमें जो सही आंसर होगा प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवेग का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, पास्कल, न्यूटन। तो यहाँ पर जो संवेग है वो होता है P बराबर mv। यहाँ पर जो P है वो संवेग है, m द्रव्यमान है, v वेग है। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम इंटू वेग, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो वेग का होगा मीटर प्रति सेकंड। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग का मात्रक होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। वर्तमान में एम्फन नामक चक्रवर्ती तूफान से सरकार ने कहाँ अलर्ट जारी किया है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो एम्फन अभी सोमवार को ही एम्फन तमिलनाडु के बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ एक समुद्री चक्रवात है जो कि एक तूफान में परिवर्तित हो गया है, और ये आज रात तक ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ीसा में टकराएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा उड़ीसा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें।